हेलो, नमस्कार। कोविड आइसोलेशन वार्ड में आप सबका फिर से स्वागत है। अम, पिछले एपिसोड के बाद मैंने एक लंबा सा गैप ले लिया। अम, उसके लिए शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि जिस पर्पस के साथ मैंने ये शुरू किया था मैं वहाँ से भटक गई। मे बी बिकॉज़ पिछला एपिसोड ढंग का नहीं बना। मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बड़ी रख ली थी अपने पास, बट it took me a few days to understand uh, the purpose of this podcast, जो कि मैं नहीं हूँ, आप सब हो जो कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो। वो है आफ्टर गोइंग थ्रू द लास्ट एपिसोड जहाँ पे लैंग्वेज थॉट्स इतना सब कुछ मिक्सअप हो गया था कि आई वाज थिंकिंग हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। आई couldn't have the time to write the script लास्ट टाइम, जो कि पहला जो ट्रेलर था उसके लिए मैंने किया था। तो आई वॉज अ लिटिल लो एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट अबाउट मी। तो मुझे वापस आना चाहिए और आप सबके लिए आना चाहिए क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस। और मैंने जब ये शुरू किया था मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी दोस्त के पापा और बहुत सारे लोग, मेरे बहुत करीबी लोग कोविड के पेशेंट्स हुए थे। आई मीन कोविड पॉजिटिव हो गए थे और बहुत कुछ हो रहा था हमारे साथ। लाइक जब आपकी फैमिली में कोविड पॉजिटिव कोई होता है, स्पेशली एक टाइम में आपको सडनली लगेगा कि आपके चारों तरफ सब सिर्फ कोविड पॉजिटिव ही हैं। वो वाला टाइम ना आपके लिए बहुत पर्सनली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। आपको समहाउ ख़त्म कर देता है अंदर ही अंदर। इट्स फिज़िकल से भी ज़्यादा ये बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग है। और इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया था। लेकिन आई गेस जब आपकी खुद की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है तब आपको लगता है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो गई हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ मी इन द लास्ट फ्यू डेज़। एंड कुछ दिन ब्रेक लेकर, ऑल्दो मेरे पास काम था, बट काम तो हमेशा सबके पास होता है। तो आई गेस इट्स हाई टाइम फॉर मी टू गेट बैक और जिस पर्पस के साथ ये कोविड वॉर्ड शुरू किया था मैंने, उसमें वापस आऊँ। सो ऑन दैट नोट, let us start with our day 2 of the COVID ward. हमारा दूसरा दिन कोविड के साथ लड़ने का। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि अपना ख्याल ज़रूर रखें और ख्याल रखने की इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों हम हमारे बेख्याली से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता आपको समझ आया कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँगी ये समझाने के लिए कि अपना भला आपको खुद समझना शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे को ख्याल तभी रख सकते हो जब आप फिट हो, आप सही हो, तब दूसरों पे आप ध्यान दे सकते हो। आपकी अपनी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता है। तो वहाँ तक ना पहुँचने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी, और सच्ची स्टोरी है। अगेन अ कोविड पेशेंट। सो प्लीज़ सुने और प्लीज़ आप थोड़ा डरिए और समझिए कि क्यों ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो रिसेंटली एक पेशेंट जो कि जिनका 80% लंग डैमेज हो चुका था बिकॉज ऑफ कोविड, उन वो घर वापस आए फाइट ऑफ करके, एकदम ऑलमोस्ट बहुत मुश्किलों के बाद वो घर वापस आए। घर वापस आते ही ना ऐसा लगता है कि आपने कोई जंग जीत ली है। तो आप सोचते हो कि जल्दी जल्दी कैसे नॉर्मल लाइफ में आ जाए। हम ना ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। मतलब जैसे घाव होता है ना, आपको कभी कभी तो I'm श्योर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप गिरे होंगे,
कहीं कुछ कटा होगा, घाव हुआ होगा, कहीं पे भी कुछ भी ऐसे कुछ बर्न्स हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो दर्द आपको हुआ ही होगा। अब देखना वो घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट इट टेक्स अ फ्यू डेज़, कभी कभार 15 दिन, 20 दिन, कुछ दाग तो सालों रह जाते हैं। एंड आप शायद अभी भी आप देखोगे तो आप मतलब आप दिखा पाओगे लोगों को कि हाँ ये दाग तो मुझे उस दिन ऐसे हुआ था। इसीलिए शायद कहते हैं ना, एवरी स्कार हैज़ अ स्टोरी, हर दाग के पीछे एक कहानी होती है। तो आई गेस ये दिस इज़ अ बिगेस्ट लर्न आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम लाइफ की हीलिंग टेक्स टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस पेशेंट जो कि घर वापस आया, उसके बाद तो उसको लगा कि नहीं मैंने तो भाई जंग जीत ली है, तो मैंने तो एकदम सब कुछ एकदम खुद से करना है। तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि इनको 6 महीने से 1 साल, डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग प्रोसेस, कितनी जल्दी ये इम्प्रूव करते हैं वो देखकर, वो देखकर हम डिसाइड करेंगे। बट मोस्टली 6 मंथ्स फॉर श्योर इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट मतलब एकदम बेड रेस्ट, मतलब वो बाथरूम भी नहीं जा सकते हैं, एकदम ही बेड रेस्ट, जस्ट लाइक होम हॉस्पिटल, होम केयर पे आपको रखना है, ये समझ के कि आप घर जा रहे हो लेकिन हॉस्पिटल में ही हो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि उनकी बॉडी की हालत अच्छी नहीं है, स्पेशली लंग्स। आप इन जनरल लाइफ ना हमें ना समझ नहीं आता कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो कब क्या रोल प्ले करते हैं। हम जब सोचते हैं कि हाँ से बाथरूम जा रहे हैं, हमें लगता है क्या है, किस चीज़ की, मतलब हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन की भी मतलब ज़रूरत हो रही होगी। हम सोचते हैं हमको बस पैर ही तो चाहिए जाने के लिए, है ना। बट ऐसा नहीं है। हम जो चलते हैं हमारी सांसें फूलती हैं, बट क्योंकि जब हम नॉर्मल होते हैं हमें समझ नहीं आती, तो वी लाइक ओके, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ से बाथरूम तक जाना है तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आपकी लंग्स काम नहीं करते ना, तब आपको पता चलता है कि इवन बिस्तर से उठने के लिए आपके लंग्स की, फेफड़ों की कितनी मतलब कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके लंग्स। विच वॉज़ अ रीज़न जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने एकदम स्ट्रिक्ट मना किया हुआ था कि आप नहीं हिलेंगे। हाउएवर घर पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर वालों से काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि अपने लोग होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं करवा सकते हैं, लेट अस गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, विच इज़ अ गुड थिंग। मोटिवेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर मोटिवेशन होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो द पॉइंट इज़, पहले तो ही डिड नॉट अग्री टू डूइंग द एक्सक्रीशन ऑन द बेड, मतलब सूसू पॉटी उन्होंने बेड पे तो उन्होंने करना ही नहीं है, उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया। ठीक है, गुड इनफ। लेकिन कितना लंग्स ले पाएगी वो भी तो जानना समझना ज़रूरी है। हाउएवर इट कुड टेक इट, मतलब वो बाथरूम तक गए, उन्होंने बाथरूम किया, वो नहाते भी हैं, एंड उन विथ गॉड्स ग्रेस, टच वुड, वो ठीक हैं, वो ले पाते हैं। बट फिर उनको लगा कि नहीं, एक स्टेप हमने कर लिया तो बस एक सीढ़ी के बाद हम 2 और सीढ़ी चढ़ के देख ही लेते हैं कितना कितना कर सकते हैं हम, मैं तो ठीक ही हूँ। इस जज्बे के साथ उन्होंने अपने कपड़े भी धो दिए। फर्स्ट उन्होंने अपने कपड़े धोए, टेम्परेचर बैक टू 102, जो कि आपको कोविड के टाइम पे होता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। नॉर्मल लाइफ में ना आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्या बुखार ही तो आया है, लेकिन जस्ट कोविड का पेशेंट जो ऑलमोस्ट हु वाज गिविंग अप ऑन लाइफ, वो 80% लग डैमेज के बाद जब वो घर वापस आता है, उसका वापस टेम्परेचर चढ़ना इज़ नॉट अ गुड साइन। सो मच सो दैट कि डॉक्टर्स ने कहा उनको कि इमीडिएटली कोई ओपीडी में जाकर चेक कराए, इफ़ अगर वो नहीं कम होता है तो आप फिर से हॉस्पिटलाइज़ करवाइए। ये चीज़ पेशेंट्स को समझ नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर रहे हैं, बट हेल्प करने के चक्कर में 2 कपड़े धोकर उन्होंने जो अपनी जो लॉस कर देते हैं लोग, वो समझना ना ज़्यादा ज़रूरी है। 2 कपड़े धोकर किसी का भला नहीं होगा, लेकिन आप अपना लॉस करोगे जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर्स की परेशानियां बढ़ाओगे। तो ये चीज़ ना आप प्लीज़ समझे। जैसे तैसे उनका
उनको स्पॉन्ज बाथ करवा के, डॉक्टर दिखा के, दवाइयाँ देकर, बहुत कुछ करके जैसे तैसे उनका टेम्परेचर कम हुआ। नेक्स्ट डे अगेन इतना समझाने के बाद भी नेक्स्ट डे द सेम पर्सन जिनको पानी में पाँव डुबाने के लिए कहा था, वो पानी लेकर जाकर उन्होंने उन पे फिर से कपड़े धोना शुरू कर दिए। ही कैरीड अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी भरा हुआ बाल्टी लेकर वो चले गए। एक वेट आप जब कैरी करके लेकर जाते हो, बहुत भारी जब होता है, तो आपको समझ आएगा कि आपकी सांसें फूलती हैं। ऊपर से आपको बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए होता है, दोनों में से कुछ भी उनके उनके पास सही नहीं है। फिर से उनकी टेम्परेचर हाई हो गई। यू नो, आप एक बार गलती करते हो, दो बार गलती करते हो, बट आपको समझ आना चाहिए कि नॉर्मल ज़िंदगी में और आप जब बीमार हो, उस बॉडी कंडीशन में फ़र्क है। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती है, आपको सज़ा मिलती है, और क्या आप रेडी हो उस सज़ा को लेने के लिए? इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज़ नॉट बिकॉज़ कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या वो मतलब वो मजबूर है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ एक्चुअली बिकॉज दे लव यू। बट अगर आप उनको परेशान करते ही रहोगे, आप उनकी साइड नहीं समझोगे, तो फिर ये क्या होता है ना कि वो भी परेशान होकर फिर छोड़ देते हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, जो अपने लिए खुद कुछ ना करना चाहते हैं। क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है ना, जहाँ पे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और आई विल कम टू इट इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट कि इट इज़ अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे कोविड में अपने लोग साथ नहीं देते हैं। अगर आपका कोई अपना आपको इतना हेल्प कर रहा है, अगर आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नेबर्स अगर आपके लिए थोड़ा सा भी लड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ना ज़ाया ना होने दें। उनके लिए, अपने लिए प्लीज़ फाइट एंड हेल्प देम। उनकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ाए। आपको लग रहा है आप हेल्प कर रहे हो, बट थोड़ा सा मतलब दिमाग चलाइए। आप बच्चे नहीं हैं। ऑल्दो मैं मानती हूँ कि एक उम्र के बाद हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया है कि एक उम्र के बाद आपकी मेंटालिटी बच्चों जैसी हो जाती है। बच्चे भी ऐसे होता है ना कि आप मना करो कि नहीं चलना नहीं है, तो वो भागने लगेंगे। इट्स अ गुड थिंग। अगेन एंथुसियाज़म बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू नो एज अ पेरेंट आपको पता होता है कि ये बंदा काम बिगाड़ेगा। और जितनी है मतलब जितनी रेस्ट आपको ज़रूरत है, आपके बच्चों को भी उतनी ही रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मे बी शायद वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपके पीछे वो जो इतना दौड़ रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए इतना दिमाग भी अगर दौड़ा रहे हैं, तो वो टेंशन भी जितना उनको हो रहा है, उनसे भी उनको रिलीफ़ की ज़रूरत है। दे नीड टू स्लीप। उन्हें थोड़ी शांति, उनकी शांति के लिए आप प्लीज़ समझिए। और अगर आपके आसपास ये कोई गलती कर रहा है, आपका कोई चाहने वाला जो आपकी बात सुनता है, वो भी अगर यही गलतियाँ कर रहा है, तो प्लीज़ उन्हें समझाइए कि समटाइम्स कुछ ना करके आप दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। नंबर 1 दिस। नंबर 2 इज़ अ लर्निंग। एक ज्ञान दूँगी मैं। मेरे घर के ऊपर से ना एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और जब भी हेलीकॉप्टर्स जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो मोदी जी आ रहे हैं, या फिर वैक्सीन्स आ रहे हैं। हमेशा मेरे दिमाग में ऐसा घूमता है। एनीवेज, सो या कमिंग बैक टू द ज्ञान। मैं जब पहली बार नौकरी करना मैंने शुरू किया था, तो मेरा फ़र्स्ट ऑफ़िस जो था मेरे घर से बहुत दूर था। मुझे ऑलमोस्ट रोज़ 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, जस्ट वन वे। मतलब जाने का 2 घंटा, आने का 2 घंटा। मैं कोलकाता में रहती हूँ, और बड़े शहरों में इतनी ट्रैवलिंग बहुत नॉर्मल है कि दिल्ली में भी लोग इतना ट्रैवल कर लेते हैं। एक 2 घंटा बहुत नॉर्मल है। मतलब 15-20 मिनट का तो कोई डिस्टेंस होता ही नहीं है। नॉट इवन कंसिडर्ड, राइट? कि
15-20 मिनट की कोई दूरी थोड़ी है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट पैदल जा रहा है वैसा वाला। तो सो इनिशियली ऑल्दो मेरा कॉलेज भी बहुत दूर हुआ करता था, तो मुझे हैबिट थी, बट कॉलेज जाने के लिए मुझे एग्जैक्टली 1 घंटा लगता था और ऑफिस जाने के लिए मुझे 2 घंटा लगता था। तो इट वॉज़ अ ह्यूज थिंग। और बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि 9 घंटे की ड्यूटी आवर्स के बाद 2-4 घंटे, मतलब 13 आवर्स, 13 घंटे मैं बाहर हूँ। और लाइफ जैसे स्विच ऑफ हो जाती है, वापस आने के बाद जैसे कुछ रहता ही नहीं। और फर्स्ट इनिशियली आप पहली बार नौकरी करने जाते हो तो लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चेंजेस होती हैं। बाहर वाले को सुनकर ऐसा लगता है ना कि अच्छा नौकरी मिल गई है, पार्टी है, बहुत बढ़िया है। बट जो लोग मतलब आई गेस आप में से अगर किसी ने जॉब किया होगा तो आपको भी समझ आएगा कि ऑल्दो बाहर से बहुत एक्साइटिंग लगता है, अंदर अंदर आपको समझ आता है कि आपकी तो लग रही होती है। तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी फैसिनेटिंग जर्नी पहले पहले कि बहुत अच्छा है सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। इट्स स्कैरी। बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। थिंग्स आर नॉट अमेजिंग एज इट सीम्स ऑलवेज। मैं नहीं कहती कि सबकी बहुत अच्छी जर्नी होती है, बट आई मीन बहुत बुरी सबकी नहीं होती है जर्नी, लेकिन it's not very awesome like as well from the very beginning. That's what I mean. So it was taking a toll on me as well, but मैं दिखाती नहीं थी of course, क्योंकि आप जॉब में अगर आप कंप्लेन करने लगे कि हाँ मेरे से तो ट्रैवल नहीं होता है, मेरे से तो खाने की प्रॉब्लम है, इतनी थक जाती हूँ, ये सब प्रॉब्लम आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप नौकरी करने लगते हो आप बड़े हो जाते हो, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आप बोल ही नहीं सकते हो, राइट। तो बट मेरे मम्मी पापा बहुत ऐसे गर्व के साथ बताते थे कि हाँ मेरी बेटी तो बाप रे सुबह को निकलती है और उसके बाद इतने बजे आती है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। उनको पता नहीं किस बात का गर्व होता था कि मतलब काम के साथ साथ ट्रैवलिंग भी करती है। मतलब चीज़ ऐसा लगता था कि हार्ड वर्क में ये ऐड हो रहा है मेरे, कि हाँ बहुत मेहनत कर रही है। तो इस टाइम पे मेरे एक फूफा जी हैं, जो फूफा जी योगा में बिलीव रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उन एक गुरुजी भी है उनके, तो उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ इंसानों से आप मिलते हो लाइफ में और आपको लगता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी पलट जाती है उनकी बातें सुनकर। वो ज्ञान देते हैं लेकिन वो सीख बन जाती है। तो वैसे इंसान है वो। और ऑल्दो ही इज़ द साइंटिस्ट एज़ वेल, लेकिन मतलब उनकी बातें, उनकी लाइफ की बातें, उनकी ज्ञान की बातें, हर चीज़ की वो कम बोलते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो आपको मतलब मेरे ज़िंदगी में वो कभी ना कभी लाइक मैंने उनके साथ बचपन में एक टाइम गुजारा है, और उसके बाद अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कितने सही थे। उस टाइम की बातें, और मैं बता रही हूँ अराउंड 20 साल पहले की बातें, अभी भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ लोग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जो अपनी लाइफ चेंजिंग होते हैं। मेरे फूफा जी वैसे हैं। तो मेरे फूफा जी ने मुझे मैंने जब शुरू मतलब नौकरी करनी शुरू करी और ये सब जब हो रहा था मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा है वैसा है। तो उन्हें समझ आया कि एक टिंच ऑफ कंप्लेन होता है ना कि हाँ आप ज़्यादा खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से। तो फ़ोन रखने के बाद उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। मुझे एग्जैक्टली वो पूरा मैसेज तो याद नहीं है, क्योंकि वो आई गेस उनके गुरुजी का कोई मतलब किसी लिखी हुई कुछ बातें थी जो मुझे पूरी याद नहीं है। बट एक छोटी सी बात जो उन्होंने मुझे कही थी फ़ोन पे, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि योर बॉडी इज़ द टेम्पल which houses your soul। एंड अंग्रेज़ी में ये उन्होंने कहा था, लेकिन हिंदी में इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो मंदिर है। और क्योंकि वो आपकी आत्मा को घर देती है, तो बेसिकली आपके आत्मा का घर आपकी बॉडी है, और वो एक मंदिर है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा भगवान है। इसके पीछे एक छोटी सी
कहानी कहानी नहीं कहूँगी, बट एक छोटी सी बात कि हम हिंदू लोग, आई एम नॉट वेरी श्योर कि दूसरे रिलीजन में ये क्या कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, बट आई एम नॉट वेरी वेल रेड अबाउट दिस, मुझे ज्ञान नहीं है। आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हम जैसे हिंदुओं में होता है कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देवता के रूप में देखते हैं। मैं बंगाली हूँ तो मेरी पापा मुझे बोलते हैं कि अतिथि में हम नारायण देखते हैं। तो ये अतिथि मतलब क्या? सामने वाला कोई भी पर्सन अतिथि ही है। हर इंसान, अगर आप किसी दूसरे किसी गुरु जी से बात करो, किसी गुरु की बातें सुनो, आप किसी भी यूट्यूब में आप देखोगे तो, या फिर बचपन से आप हमेशा सुनते आए होंगे कि सामने वाला इंसान, हर इंसान में एक भगवान होता है। तो वो भगवान क्या है? वो आत्मा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप में भगवान है मुझ में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में है तीसरे में नहीं है, ऐसे ऑप्शनल थोड़ी है। हम सब में भगवान है। हर आत्मा को हम भगवान का रूप देते हैं, समझते हैं कि वो भगवान है। तो अगर हमारी आत्मा भगवान है तो भगवान को बचाने के लिए हमने अपना बॉडी दिया हुआ है, उसको केज कर रहे हैं, राइट, उसको बांध के रख रहे हैं अपने बॉडी में, और वो होता है मंदिर। तो अगर हमारे भगवान, हम आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल भगवान में माने या ना माने, एक पावर को मानती है। और जो लोग भगवान को मानते हैं वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या आप वैसा केयरिंग पार्ट क्या आप अपने लिए करते हो कभी? हम सोचते हैं कि उपवास कर लेना मतलब बहुत बहुत कुछ बड़ा कर दिया, हमने भगवान की सेवा कर दी। कैसे कर दी? कैसे कर दी आपने? रामकृष्ण, हम लोग कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी आत्मा अगर शांत नहीं होगी तो आप भगवान तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप भूखे हो, भूखे रहने में कोई बुराई नहीं है, भूखे रहने से इवन साइंटिफिकली आपको मंथली एक बार उपवास रखना चाहिए, इट्स गुड फॉर योर बॉडी, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपके भूखे रहने से आपका दिमाग ये सोच रहा है कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। आपको ये समझना है, मेरा ये फुल पॉइंट ये है कि भगवान बाहर जितने नहीं है नहीं है, दैट आई डोंट नो, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई इतना समझाने के लिए, बट हम सबके अंदर एक भगवान है, हमारी आत्मा है, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आत्मा का केयर करें। हमारे अंदर जो भगवान हैं, बसते हैं, उनकी हम रखवाली करें, क्योंकि दूसरों को संभालते संभालते हम अपने आप को भूल जाते हैं और हमें दर्द होता है। तो यू शुड प्रोटेक्ट इट। तो यही बात उन्होंने तब समझाई थी, और ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई थी। एक होता है ना, आपको हर बात समझने के लिए आप हमेशा आप इस सिचुएशन में नहीं होते हो, एक लाइफ कंडीशन चाहिए होता है आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए। बचपन में भी उनकी बातें ना मुझे कभी समझ नहीं आती थी। इट हैज़ टेकन मी ईयर्स टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स कि अच्छा उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था, इसका मतलब ये था। एक और किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये ख़त्म करूँगी कि ही सेड दैट डे कि ये योर बॉडी इज़ अ टेम्पल विच हाउसेस द सोल। तो इस टेम्पल को आपको मरम्मत करते रहना है। इफ़ यू डू नॉट प्रोटेक्ट इट, आप अपने अंदर के भगवान को आप रुष्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू इट। दूसरों के लिए या भगवान के लिए, जो भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान या लोग, विच एवर वर्क्स फॉर यू, प्लीज़ फॉर देम थिंक अबाउट योर ओन सेफ्टी फर्स्ट। आप ठीक रहोगे, आप दूसरों को भी ठीक रखोगे। तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जो दूसरा किस्सा है वो ये कि एक दिन बैठे बैठे सोफ़ा पे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो याद है कि हम सोफ़े पे बैठे थे और उसके पहले कोई नेशनल ज्योग्राफी चैनल चल रहा था और कांचनजंगा दिखा रहा था और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये पता है ये क्या है, वो पता है। एंड मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं एंड एक होता है ना घर पे, आप जब वो स्टार वाले लोग होते हैं तो आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, एटलीस्ट बचपन में तो ये होता ही है। तो मैं उनको देखकर फिर मैंने मतलब चैनल चेंज करके हमेशा ऐसे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स लगाती थी जहाँ पे मतलब उन्हें लगे कि हाँ मेरी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं तो इम्प्रेस करने के लिए। तो ऐसे ऐसे एक दिन में हम बैठे थे और उन्होंने सडनली मुझे एक कहानी सुनाई कि माँ जो है वो, माँ पिता, इन्हें हम बहुत बड़ा मानते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ करेंगे ये हमारे लिए। सही बात है। एक बार एक फ्लड आया। सो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी कि एक बार एक फ्लड आया और पानी भर रहा था। तो एक माँ या पिता, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो अब जस्ट मतलब एक पेरेंट पकड़ के मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। पानी भर रहा था तो वो अपने घर से निकल गया और वो कहीं एक ऊंची सी जगह पे जाकर खड़ा हो गया अपने बच्चे को लेकर। और धीरे धीरे वो पानी भरा, वो बच्चे को उठाने लगा, ऊपर उठाने लगा। वो पानी जब तक गर्दन तक आई, उस आदमी ने या औरत ने बच्चे को अपने सर पे रख लिया। पानी जैसे नाक छूने लगी, नाक को जैसे ही पानी ने क्रॉस किया, वो बच्चा पैर के नीचे चला गया और उन्होंने अपनी हाइट बढ़ा ली। ये स्टोरी मुझे उस वक्त, मैं बहुत छोटी थी, तो उस वक्त ये स्टोरी मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी थी कि ये क्या है। क्योंकि हम बचपन से जानते हैं, हमें हमेशा जिस भी आप जहाँ पे भी सुनोगे ना, वहाँ पे भी आपको हमेशा बताया जाएगा कि मम्मी पापा जो होते हैं वो हमारे लिए एकदम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये हम आपका कभी बुरा चाह ही नहीं सकते। तो ये क्या है, मतलब इज़ दिस इवन रेलिवेंट, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आई डिड नॉट बिलीव इट टू बी ऑनेस्ट कि मतलब होता ना, और मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं उनको क्वेश्चन करूँ इसके बाद, मतलब इस बात पे मैं उनसे कुछ पूछूँ। आई जस्ट अवॉइडेड इट, आई इग्नोर्ड इट। इतने सालों के बाद कोविड के टाइम पे ये स्टोरी मुझे बहुत रेलेवेंट लगती है आज, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगती है। इसलिए नहीं कि उस स्टोरी में माँ बाप थे या ऐसा कुछ, वो स्टोरी आज के टाइम पे मुझे समझ आता है कि वो एक्चुअली माँ बाप के ऊपर नहीं था। माँ बाप एक मतलब इट वॉज अ मेटाफॉर, मुझे नहीं पता, मुझे हिंदी का एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है, बट इट इज़ लाइक वो एक मतलब होता ना, एक चिन्ह की तरह उन्हें यूज़ किया गया था। माँ बाप एक्चुअली मेंट इन दैट स्टोरी आपके बहुत करीबी लोग, क्योंकि आप माँ बाप सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं, तो वो इमेज पकड़ के उन्हें माँ बाप बिठाया था। बट बेसिकली आपके बहुत करीबी लोग आपको तब तक प्रायोरिटी देते हैं जब तक उनकी जान को ख़तरा ना हो। वो लड़ जाएंगे, अपनी जान जोखिम पे रख के वो लड़ते हैं तब तक जब तक खुद की सांसें उनकी चल रही होंगी। जब सांसें रुकने पे आएंगी तब वो आपको कुर्बान कर देंगे। ये बात कोविड ने हम सबको सिखाई, कितने लोगों को मैंने देखा है जो एक दूसरे को वादे किया करते थे कि हाँ हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे, माँ बाप, बच्चे, कितने ही लोग हैं जो सोच रहे थे
कि हाँ हम मतलब होता ना कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे के लिए सब करने लगेंगे, करेंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। कोई भी रिलेशन हो, वो सारे रिलेशंस आई गेस एक टेस्ट के ऊपर से गए, दे गिव मतलब यू गेटिंग माई पॉइंट राइट, कि उन सब ने वो देखा जो एक होता ना ज़िंदगी सीख देकर गई है सबको, कि ये जितने लोग जितने वादे करते थे, ये कितने अपने वादों पे खड़े उतरेंगे, वो समझ आ गई। बहुत बार बहुत लोगों को ये भी समझ आ गई कि ज़रूरी नहीं है आपसे जो प्यार करते हैं वो मुँह का अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है जो मुँह के अच्छे हैं वो आपसे सच में प्यार करते हों। कोविड के टाइम पे लोगों ने कुछ सीखा या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट सबसे बड़ी सीख जो फॉर श्योर सबको मिली है वो है लोगों की पहचान। और बट मैं एज अ पर्सन मैं मानती हूँ कि ये जो लोगों की पहचान है कि इसमें मैं किसी की गलती नहीं देखती हूँ, क्योंकि क्या अपनी केयर करना गलत है? आई मीन अपना केयर करना थोड़ी गलत है। आई मीन इसी इसी वीडियो के फर्स्ट में मैं आपसे कह रही थी कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी एक मंदिर है राइट, आपकी आत्मा को घर देती है, और आपकी आत्मा भगवान है। तो एक टाइम के बाद आपकी सर्वाइवल एक्ट हिट करती है, आप खुद को बचाने के लिए आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है जहाँ पे आप दूसरों का भला करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को मार के कैसे, अपने आप को आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद आती हैं। और सही भी है, अब थोड़ी गलत हो। कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत लोग पीछे आए ये सोचकर कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वाले कैसे चलेंगे। हम सबकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई माँ आगे नहीं आई है ये सोच के अगर कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे हैं। कोई पिताजी आगे नहीं आते हैं, कोई बाप आगे नहीं आता ये सोच कर कि नहीं मैं तो घर का कमाऊँ आदमी हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी तो फैमिली मेरे बाद तबाह हो जाएगी। विच इज़ राइट। आप जानबूझकर सुसाइड करने क्यों जाओगे? वो भी गलत नहीं है अपने जगह पे खड़े होकर। तो फॉर पीपल टू ब्लेम कि ये लोग सेल्फिश लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे निकले जो इन सब के बावजूद वो आगे आकर उन्होंने वो लड़ाई किए कुछ और लोगों के लिए। जैसे हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं आप डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पुलिसमैन को, क्योंकि उनकी भी अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, वो सब को छोड़ के वो आगे आए हम सब के लिए। वैसे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए भी आगे आए हैं। तो आई गेस इट्स अ चॉइस। जो उस चॉइस को पकड़ के जो आगे आए वो महान है, लेकिन जिन्होंने अवॉइड किया वो भी मेरे लिए ख़राब लोग नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग थी। तो प्रायोरिटीज़ अलग होना मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो गए, शायद आप उस प्रायोरिटी में नहीं हो, बस इतना। तो आई गेस आप उस बात को लेके आप बैठे रह सकते हो, आपको बुरा मतलब अब you can feel sad about it, or you can move on because this was a reality check। ये ज़िंदगी ऐसी ही है। तो this was one learning that I wanted to talk about कि let's not have negativity right now, because इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में कि नेगेटिव होने का टाइम नहीं है। जितना भी आपके पास, जितना भी आप कर सकते हो प्लीज़ करो, क्योंकि ये जो डिस्कशन है क्या सही है क्या गलत है वो एंडलेस है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आगे आकर जिन्होंने काम किया है, कुछ उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कुछ लोग परफेक्टली फाइन हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी। और मैं कभी नहीं कहूँगी कि
आप अगर अपने लिए खुद के लिए सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि मैंने ये शुरू ही किया था ये कहकर कि आपको अपना ख्याल रखना ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके घर वाले हैं। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। तो आई गेस इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, दोनों बातें बहुत नॉर्मल है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं एक ही ये कर अगर हम सब अपना अपना ख्याल रखें तो। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि 100% लोगों में 90% लोग महान निकलेंगे, बिल्कुल नहीं है। किसी भी जनरेशन में नहीं होता है। तो हर कोई स्वामी विवेकानंद नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट, ये मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। हर कोई गुरु नानक जी नहीं होते, हर कोई जैसे गुरुद्वारे अभी हमारे यहाँ पे कितना काम करते हैं, कितना मतलब दे डूइंग अमेजिंग वर्क, बट हर कोई उन जैसा नहीं काम कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं। बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कुछ पाप कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ राइट नाउ व्हाट आई रियली वांट यू टू डू इज़ प्लीज़ स्विच ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। आपके दिमाग में जितनी भी फॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स हैं उन्हें बंद करें और अपना ख्याल रखें। आपके साथ जो भी हो रहा है, जितने भी कोविड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको मेंटली बहुत डिस्ट्रॉट करती है। एज अ पेशेंट भी करती है, एज पेशेंट की फैमिली भी करती है। पेशेंट की फैमिली हर मोमेंट पे ये सोचती है कि अगर हमारे पेशेंट, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, अगर वो लड़ रहा है कोई पेशेंट का फैमिली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेशेंट इफ़ यू नो कि आपकी फैमिली आप बाहर बैठी है, आपके लिए कॉन्स्टेंट दे आर डूइंग समथिंग, प्लीज़ फील लकी, क्योंकि सब लोग नहीं कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट देयर फैमिलीज़ टू सफ़र फ्रॉम कोविड जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। अगर कोई आपके लिए बैठा है, आपके लिए दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट इन वॉट एवर फॉर्म, जितना भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ फील थैंकफुल अबाउट इट कि अच्छा दे डूइंग इट, जितना भी हो रहा है, बट वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एज अ पेशेंट प्लीज़ बी थैंकफुल, फील हैप्पी, और उनके लिए लेट्स नॉट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। एज अ पेशेंट्स फैमिली आपके लिए थिंग्स कैन गेट मेसी। रातों की नींद उड़ जाती हैं, आपके दिमाग में हमेशा रहता होगा कि मेरा पेशेंट सही है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, ऑक्सीजन लेवल सही है, SpO2 लेवल क्या चल रहा है, बुखार तो नहीं है, खाना खाया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एक जंग है, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। फिर आपके दिमाग में बार बार ये घूमता है कि अगर थोड़ी सी केयरफुल हो जाते तो ऐसा नहीं होता। उनको कोविड हुआ, उसके पीछे किसकी गलती थी? दिस इज़ अ वेरी कॉमन थॉट जो आता है हमारे दिमाग में कि किसकी गलती थी कोविड होने के पीछे, हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट्स एट द पर्सन। थोड़ा सा हाइजीनिक कर लेते तो कौन किसने मतलब हाइजीन नहीं मेंटेन किया है, किसने लापरवाही दिखाई है। ये दिमाग पे ये सोच दिमाग पे आना बहुत नॉर्मल है। फैमिलीज़ में टकरार इस मोमेंट पे बहुत नॉर्मल है, और फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, इसकी वजह से जो बीमार है वो तो चलो क्वारंटाइन में है, उसको अलग प्रॉब्लम है। एज अ फैमिली मेम्बर हु इज़ वरिड अबाउट द कोविड पेशेंट एंड एवरीथिंग, आपको खुद को लेके सोचना है, आपके चारों तरफ जो दूसरे लोग हैं आप उनको लेकर सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। शायद आपके पास कोई दोस्त हो जिससे आप बात कर सकते हो, शायद आपके पास ना हो। अगर नहीं भी है तो भी अपने आप को प्लीज़ मोटिवेटेड रखें। आई एम श्योर हम सबके ज़िंदगी में एक इंसान होता ही है जिनको हम सडनली कॉल कर सकें। प्लीज़ कॉल दैट पर्सन, यू विल फील लाइट। अगर अपनी प्रॉब्लम्स बताने से आपको मतलब अच्छा फील कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट। अगर नहीं है ऐसा पर्सन, या फिर आपको लगता है आपका जो क्लोजेस्ट पर्सन है वो भी इस वक्त किसी प्रॉब्लम से जा रहा है और शायद आप उनको नहीं बता सकते हो, डू नॉट ब्लेम देम। मेडिटेट, प्लीज़ मेडिटेट। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं थैंकफुली, ऐसे गुरुदेव वाले वीडियोज़ जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी सिखाते हैं आपको लोग। और मैंने खुद के टाइम पे ऐसा देखा था कि जब
बहुत प्रॉब्लम आती है ना, तो वो आप भक्त हो ना हो, नॉट बीजेपी भक्त बट प्रॉपर अगर भगवान के भक्त हो, तो आपके दिमाग में ना भगवान आएंगे ही आएंगे। भगवान के भक्त नहीं भी हो तो भी आपके दिमाग में भगवान आएंगे इन सम फॉर्म। यू विल ऑलवेज फील लाइक प्रेइंग कि आपको बहुत जब मतलब डिप्रेस्ड होते हो ना, तब आपको 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 वो सुप्रीम पावर की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ व्हेन यू गो बैक एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि भगवान मुझे बचाओ। वो जो यर्निंग होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड यू स्टार्ट यर्निंग टू कॉल योर गॉड हुएवर दैट इज़। सो it is all right to talk to the god, talk to him, her, whatever. just अगर बात करने से उनके साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करें, यू विल फील द हैप्पीस्ट बाय डूइंग इट। अनदर एक्सरसाइज एज अ पेशेंट और एज अ फैमिली मेम्बर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो। राइट अ लेटर टू योर सेल्फ or to God. Just write a letter. Everyday journaling is a very important thing that you must do. We all must do. लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, which is all right. सब मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है अपनी लाइफ को हमेशा सीरियसली लेने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। हम सब इतने डिसिप्लिन नहीं हैं, बट कभी कभार ना ये प्रॉब्लम वाला जो टाइम होता है, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ताकत चाहिए आपको उस कठिन से कठिन सिचुएशन से लड़ने के लिए। और ऐसे समय में ना आपको अपना ख्याल रखना है, और वो सिर्फ शारीरिक नहीं बट मानसिक भी। और वो मानसिक मतलब health, मानसिक health or mental health plays a very important role in giving you the strength. So if your brain is working fine, everything will be fine with your body. So I mean, for that to help, start journaling, pour your heart out, अपने दिल की वो सारी बातें, दिन भर की वो सारी कंप्लेंट्स, आपके दिमाग में जितनी भी वो बातें आए कि ये सही नहीं था, ये गलत था, इसने वो गलत किया, ये शायद नहीं करने से यहाँ होती, वो सारी बातें ना लिख दो, एक चिट्ठी पे लिखो। नॉट एज अ डायरी बट एक चिट्ठी, कि आप किसी को कंप्लेन कर रहे हो, सुना रहे हो, आपकी बातें कोई सुन रहा है, क्योंकि सच में कोई सुन रहा है। भगवान नहीं तो आपकी आत्मा सुन रही है, बट जस्ट राइट इट डाउन एंड थिंक अबाउट द गुड थिंग। प्लीज़ एंड ऑलवेज एंड योर लेटर्स विथ समथिंग। इन सब में हर एक दिन में ना कुछ अच्छा होता ही है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। आप जब अपनी नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा कुछ अच्छा भी हुआ उस दिन में। लेकिन जब तक आप अपने नेगेटिव थॉट्स बाहर नहीं निकालोगे, अपने डे को रिवाइंड नहीं करोगे, अपने दिन में शुरू से एंड तक क्या हुआ ये आप नहीं सोचोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि कुछ अच्छा भी हुआ था। और वो जब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आपको नेक्स्ट डे ना वो पुश करने के लिए वो एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू रीचिंग दैट लिमिट, ट्राई राइटिंग इट आउट, लिखें, यू विल फील मच बेटर। अगर आप मतलब आई एम श्योर सब राइटर्स नहीं होते हैं, सबको ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता है, बट हम सबके पास फ़ोन्स हैं, ईमेल्स हैं, नोट पैड्स हैं, पेपर्स हैं, पेन्स हैं। अगर पेपर पेन नहीं भी है तो नोट पैड्स हैं, फ़ोन पे है, तो आप फ़ोन पे लिखिए या फिर पेपर पे लिखिए, चिट्ठी लिखिए, बट ज़रूर लिखें। थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगा बट यू विल फील हैप्पी, क्योंकि खुद के लिए भी आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं और वो प्लीज़ ना भूलें। यू विल फील, मतलब आप एक दिन करके देखो, you'll want to thank me later, and I can promise you that. Please do it. So yeah, आई गेस मैंने बहुत लंबी सी एक पॉडकास्ट बनाई है विद लॉट ऑफ ज्ञान। आई होप कि आपको थोड़ी सी मदद मिल पाए, और बिकॉज दिस हैज़ ऑल बिन अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो बेसिकली कंटिन्यूइंग माई फर्स्ट पार्ट टू डे 2, कि आप अपना ख्याल रखें, दूसरों की प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं, अपना ख्याल रखें, और
टेक रेस्ट यार, टेक चिल, मतलब टेक अ चिल पिल और जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। मतलब इट्स ओके टू नॉट डू वर्क, नॉट टू वर्क फॉर अ चेंज। थोड़ा सा रिलैक्स करो, एज अ पेशेंट प्लीज़ रिलैक्स करो। क्वारंटाइनिंग इज़ द टाइम व्हेन यू चिल, बिकॉज आपकी बॉडी ना के अंदर एक कीटाणु हैं जो कि बहुत बदमाश कीटाणु हैं, और वो आपके बॉडी में जो सोल्जर्स हैं, जो जो मिलिट्री मैन जो आपके बॉडी में काम करते हैं दूसरे बैक्टीरियाज और कीटाणु से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बॉडी को शांति नहीं दोगे, काम करने लगोगे, थका दोगे, तो जब आप ये सब करते हो तो दूसरे कीटाणु भी आपके बॉडी में आते हैं, तो आपके ये सोल्जर्स कितना काम करेंगे बताओ। तो उनको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, तो ये समझो। तो आप जब अपने बॉडी को हील नहीं करने देते हो और रेस्ट नहीं लेते हो, तब ये जो कीटाणु हैं, ये वायरस, कोविड वायरस, ये जीत जाता है। और जीत कर क्या करता है, आपके बॉडी को डोमिनेट करने लगता है और it starts taking over and फिर बढ़ती हैं प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स आगे इतनी दूर तक ना बढ़े जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़े, जहाँ पे आपकी सांसें रुक जाए, सांसों में प्रॉब्लम आ जाए। तो वो रुकावट के लिए खेद ना हो, उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, अपनी देखभाल करो और लोगों को परेशान मत करो और झगड़ा ना करो प्लीज़। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बीमार है, दिस इज़ द टाइम व्हेन योर पेशेंस इज़ टेस्टेड द मोस्ट। मैंने हर फैमिली मेम्बर में, हर फैमिली में देखा है, जब भी कोई कोविड पॉजिटिव होता है, जो फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन फैमिलीज़ में इतने प्रॉब्लम्स, इट्स अ टफ टाइम ऑफ कोर्स। सब अपने सबके पेशेंस लेवल जो है सबकी बहुत लो हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि एक होता है ना कि परेशानी झेलने की एक सब में एक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो आई अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ फाइटिंग। वही चीज़ आपको भी समझनी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी फाइट कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती चाहकर झगड़ा नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट हैपनिंग बिकॉज सब परेशान हैं। तो एज अ फैमिली मेम्बर बी अंडरस्टैंडिंग, टेक अ डीप ब्रेथ। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक शांति रखो, क्योंकि हम साथ हैं तो कुछ भी संभव है। उस साथ को बरकरार रखने के लिए हाथ पकड़ना ज़रूरी है, और उसके लिए अपना दिमाग ठंडा रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुस्सा ना करो, क्योंकि गुस्सा करके आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद बढ़ा रहे हैं। सो यूज़ योर ब्रेन, टेक रेस्ट, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो क्योंकि ये जंग लंबी चलेगी, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम सब चीज़ों में ना अपना मेंटल हेल्थ भूल जाते हैं। तो प्लीज़, आप लिख पाएँ ना लिख पाएँ, कोशिश करें चिट्ठी लिखने की, क्योंकि मैसेजेस तो हम सभी लिख लेते हैं यार। तो ये बोलने की मतलब ये तो पॉइंटलेस हो गया कि कोई अगर बोले कि नहीं मुझसे तो लिखा नहीं जाता। क्यों भाई, अपने मतलब यहीं कोई लवर को इंट्रोड्यूस कर दो, तो बस मैसेजों की कमी नहीं होती, मैसेजें आती हैं फिर तो वही मैसेज अगर लिख सकते हैं तो अपने लिए भी एक मैसेज लिख ही सकते हैं। तो डू दैट, ट्रस्ट मी। अगर आपने एक दिन कर लिया तो आप ही होंगे कमेंट पे थैंक यू लिखने वाले। सो प्लीज़ डू इट। ऑल्सो राइटिंग, मतलब एक क्विक नोट बिफोर आई गिव यू टुडेज सॉन्ग। आज का गाना आपको सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि लिखना जितना हेल्प करता है, लिखिए, ज़रूर लिखिए, प्लीज़ लिखिए। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, हम सोच रहे होंगे कि बार बार ही लड़की एक ही बात ये कहे जा रही है, तो आगे भी तो बढ़ो। बट मैं इसलिए बार बार ज़ोर देकर कह रही हूँ क्योंकि सच में बहुत हेल्पफुल है। तो आप प्लीज़ लिखिए। लिखने के बाद एक मतलब 3 थिंग्स जो मेंटल इलनेस में बहुत हेल्प करती है, स्पेशली ड्यूरिंग डिप्रेशन। ऐसे मौक़ों पे जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हो लेकिन आपको रोने की फ़ुर्सत ना हो,
ऐसे टाइम पे ना 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है लिखना, खुद से बातें करना, लिखना, एनी फॉर्म। आई रियली सपोर्ट लिखना। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन, बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब में बहुत सारे टाइप्स के मेडिटेशन हैं, मेडिटेट करो। मेडिटेशन सिखाते हैं कैसे मेडिटेट करते हैं, द अमेजिंग व्लॉगर्स जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन लिखिए और गाने सुनिए, और प्लीज़ दुखी वाले गाने मत सुनिए। आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, ब्रेकअप हुआ भी है तो फॉर वंस, मतलब ब्रेकअप के टाइम पे भी ना आपको ब्रेकअप वाले गाने नहीं सुनने चाहिए। इट शुड बी बैंड कि आप जब ऑलरेडी दुखी हो तो और दुखी वाले गाने ना सुने। अच्छे गाने सुनिए, खुश हो जाइए, दिल को अच्छा रखेंगे तभी तो अच्छा अच्छा होगा आपके साथ। ये कौन सी एक मूवी का डायलॉग था ना, अच्छा अच्छा सोचोगी तो अच्छा अच्छा होगा। कौन सी मूवी का डायलॉग था? आपको याद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड टिल देन, इस टाइम पे आधारित एक सॉन्ग, नॉट एग्जैक्टली बट सोच के देखिए, शायद इसी टाइम पे लिए बना हो। हियर इट गोस। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। एक बहुत ही बेसुरे गाने के बाद आपको मैं अलविदा कहना चाहूँगी फाइनली, क्योंकि अब तक तो आपको लग ही रहा होगा, फूटो यार यहाँ से, बहुत बक लिया। अगर आप यहाँ तक टिक गए ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगे कि इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए। आई वुड रियली लाइक अ फीडबैक, इट वुड कीप मी गोइंग, क्योंकि बिज़ी होने के कारण बहुत सारा यहाँ का जो माहौल है चारों तरफ का, उसकी वजह से ना डाउट्स आते लगते हैं। सो प्लीज़ गिवन योर फीडबैक्स। अगर आपको लगे कि ये पॉडकास्ट ठीक ठाक है और शायद किसी को मदद कर सकता है, तो प्लीज़ उन्हें उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, तो दूसरों तक ये चीज़ पहुंच सके, ये पॉडकास्ट उन तक पहुंच सके जिनके लिए बना है। प्लीज़ हेल्प those who need help, or that's it. Okay, bye.